हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आज मैं आप लोगों को झारखंड जेएसएससी सीजीएल का सेकेंड टॉपिक जो कि इसका सिलेबस में है गद पार्ट में सोंद माटी। इसमें कहानी और कविता दो आपका पार्ट में डिवाइडेड है। एक कहानी है और फिर उसका 31 कविताएं भी हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पूरा कहानी एक ही वीडियो में दूंगा, ठीक है, और बहुत ही सरल भाषा में, और आपको समझने में जो असुविधा हो जाए उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को नोट्स भी बना दिया हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए समझने में भी, ठीक है। सोंद माटी मतलब जब आप बारिश होता है और बारिश की हल्की हल्की बूंदें जब ज़मीन की मिट्टी पर पड़ती है और उससे जो एक सुगंधित गंध मिलता है वो एकदम सोंद सोंद गंध होता है, उसी से ये नाम पड़ा है सोंद माटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ये जो बुक लिखा है सोंद माटी, उसके लेखक के बारे में हम एक संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। लेखक का नाम था प्रोफेसर विनोद कुमार, वो जो कि प्राध्यापक थे और रांची कॉलेज रांची में पढ़ाते थे, ठीक है। जन्म और उनका जन्म स्थान क्या था, तो 18 नवंबर 1961 में उनका जन्म हुआ और दारू झुमरा नामक जगह पे, जिसमें हजारीबाग में पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। पिता मथुरा प्रसाद थे और इनका बुक का प्रकाशन किस किस वर्ष हुआ है, तो एक पहला हुआ था 1990 में और दूसरा हुआ था 2017 में, ठीक है। प्रकाशक कौन, इनके बुक को प्रकाशक कौन थे, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, उस टाइम झारखंड बिहार एक ही था तो स्लैश करके लिखा हुआ है। जनजातीय भाषा अकादमी इनका आपका पुस्तक को निकाले थे, पब्लिश किए थे और इनका संकलन में संकलित है। इसमें इस बुक में क्या क्या मिलेगा आपको, कहानी 10 होंगे और कविता 31। तो मैं इस वीडियो में आपको 10 कहानी के बारे में बताऊंगा। तो इसमें कहानी कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। पहला कहानी है उबार, दूसरा जिंदगी की डोहानी, तीसरा धुआं धंधा, चौथा माई के लोर, पांचवा अजवायर भौजी के बेणाइल छुआ, ठीक है। छठा है दू पहला जौनरा, सातवां है ओध दीदा, आठवां है मलकी बहू और नौवां है भीतर बाहर और 10 से लास्ट हूब, ठीक है। पहला कहानी हम लोग देखेंगे उबार, ठीक है। उबार का अर्थ क्या होता है, कल्याण करना, मतलब किसी चीज़ से आपको निकालना, गरीब से अमीर बनाना, ठीक है, ये हुआ उबार। और आपको आपका निचले जगह से ऊपर की जगह पर जाना ही उबार मतलब बदलाव, ठीक है। मुख्य इसमें पात्र कौन से थे, मेन कैरेक्टर, तो इसमें थे झबरू और उसका बेटा बिहारी, ठीक है। और कहानी का सार हम देख लेते हैं। यहाँ झबरू थे पिता और पुत्र कौन था, बिहारी। अब क्या हुआ यहाँ पे, झबरू का बेटा बिहारी जब पैदा हुआ था तब उसकी दादी ने बोला था कि मेरा बेटा एक अफसर बनेगा, पुलिस अफसर बनेगा। तो इस बात को उसके उनके पिता झबरू ने बहुत ही सीरियस लिया और अपने बेटे को अपनी किसानी मेहनत करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, ठीक है। मगर क्या हो रहा था कि कुछ गांव के दलाल थे जो दबंग किस्म के होते हैं, जिसमें नाम था गणेश बाबू, महेश बाबू, जिसे दबंग क्या थे, उसके पिताजी जो किसान थे वो जो फसल लगाते थे उसमें गाय छोड़ देते थे और क्या दोष देते थे कि झबरू का गाय मेरा खेत में खा लिया है, उसका हरजाना भरना पड़ेगा। और बेचारे झबरू को हरजाने के तौर पर पैसा देना पड़ जाता था और क्या होता था, वो अपने बेटे को कॉलेज में एडमिशन भी नहीं करा पा रहा था इसी की वजह से। और क्या हुआ उसके बाद कि एक दिन ऐसा हुआ कि झबरू को अपना पूरा घर द्वार बेचना पड़ गया और वो घर द्वार बेच के अपना बेटा का एडमिशन कराता है कॉलेज पे। और वो जो झबरू का बेटा बिहारी था वो अच्छे से पढ़ लिख के एक दरोगा की नौकरी लेता है और फिर अपने घर का नाम रोशन करता है। पर ये सुख उसके पिताजी बेचारे नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका देहांत हो जाता है। तो इसमें शिक्षा क्या मिलती है, दृढ़ निश्चय से हर चाहत को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और अंत में बिहारी दरोगा बन जाता है और वो भी अपनी मेहनत से, तो मेहनत से कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा कहानी है जिंदगी की डुहानी। अब जिंदगी की डुहानी का अर्थ क्या हुआ, जिंदगी का रोना, ठीक है। डुहानी का अर्थ यहाँ पे रोना है, ठीक है। इसमें मुख्य पात्र कौन थे, जंगली नामक एक युवक था और दूसरा पात्र है जंगली की माँ। तो क्या हुआ था, जंगली के पिता का देहांत बचपन में ही हो जाता है, ठीक है, जिससे उसके घर में हालत ख़राब हो जाती है। मतलब जो मेन कमाने वाले आदमी थे उनके देहांत हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर आ जाती है। जो जंगली को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए कपड़े खाने पीने का सब जुगाड़ करना उसकी मम्मी के हाथ में हो जाता है। बेचारी को बहुत ही तकलीफ़ होता है। और क्या होता है कि और जब जंगली बड़ा हो जाता है
पढ़ता है, बहुत सारा पढ़ाई पढ़ लेता है, एमए बीए कर लेता है, पर क्या होता है उसके साथ नौकरी नहीं लग पाती है। वो तो तैयारी तो कर रहा था पर उससे नौकरी नहीं लग पा रही थी, और इसी की वजह से उसके जितने भी क्लासमेट्स वगैरह थे और बैचमेट वगैरह थे वो लोग आगे बढ़ते गए, बहुत कोई नौकरी ले लिए, है ना, कहीं बिजनेस कोई कर लिया। और उसकी जो सहपाठिका लोग थी गांव की, वे जब शादी कर लेती हैं और आपको जंगली को जब बुलाती है अपनी शादी पे, तो जंगली को सब चिढ़ाते हैं कि ये तो बूढ़ा हो गया, अभी तक नौकरी नहीं लगा, गिफ्ट भी नहीं लाया है, पैसा भी कुछ नहीं दे रहा है, बस मुँह उठा के आ गया। तभी जंगली सोचता है कि अब के बाद मैं इस सब चीज़ में कभी नहीं जाऊँगा, ये सब समारोह में नहीं जाऊँगा, और मैं कुछ दूसरा कुछ करूँगा। और इससे इसकी माँ, जंगली की माँ को झबरू सॉरी उसकी दशा को देख के, जंगली की दशा को देख के बहुत ही कष्ट होता है। तो वो उनकी माँ मरते वक्त अपने बेटे को 100 रुपये देकर क्या बोलती है कि बेटा इस पैसे से एक बिजनेस खोल लेना और अपना जीवन यापन करना, ठीक है। एक इससे हट के मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि झबरू लोग, जो झबरू के भाई लोग थे वे उस सॉरी झबरू में बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जंगली के जो भाई थे वो कभी उसका हेल्प नहीं करते थे, ठीक है। तो इसमें कहानी में संदेश क्या है, इस आर्थिक युग में बेरोजगारी अभिशाप है, आर्थिक दुर्दशा अपमान का कारण है, ठीक है। तीसरा है धुआं धंधा। मुख्य पात्र इसके थे डॉक्टर राम नारायण और कंपाउंडर किशोर। क्या हुआ था कि राम नारायण बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे और दिल के वो बहुत साफ थे, और वे जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही गरीबी से भी उठे थे, और उन्होंने ठाना था कि मैं सभी गरीबों का एक आपका कम पैसे या फिर मुफ्त में इलाज करूंगा। मतलब वो पूरे दिल के अच्छे थे। मगर इसका उल्टा उसका कंपाउंडर किशुन, वो हमेशा गरीबों को भगाता था, जो भी गरीब दुकान में आता था उसे भी डांट उठ के भगा देता था। तो इसी तरह एक दिन डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे तो एक गरीब आया और किशुन ने क्या किया, उस गरीब को डांट के भगा दिया। तो डॉक्टर ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, तो बोलता है वो हर बार आ जाता है, मगर डॉक्टर जी उसे हमेशा देखते थे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ देते थे और इलाज भी करते थे उसका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत ही आहत हुए, जो कि सुनने से भगा दिया, और रात भर वो सो नहीं पाए और उस गरीब के बारे में ही रात भर सोचते रहे। और एक दिन जब वो सुबह में उठे तब वो गरीब उनके द्वार के सामने खड़ा था और उन्हें यह देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि गरीब एवं बीमार लोगों के प्रति लोगों का संवेदनशील होना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए, मतलब काइंड हार्टेड बनना चाहिए, ठीक है। चौथा कहानी था माई के लोर में। यहाँ माई के लोर मतलब माँ का आंसू, ठीक है। इसमें मुख्य पात्र हैं सुरजा, सुरजा की माँ, और गिरजा बाबू गांव के जमींदार, और मंगरा गांव का ही एक मजदूर। तो इस कहानी में क्या होता है, सुरजा गांव का एक गरीब मजदूर है, वह गिरजा बाबू के यहाँ काम करता है, और उसके पिता भी वहाँ काम करते करते मर गए, ठीक है। उसके पिताजी भी उसके यहाँ काम करते करते सुरजा बाबू के यहाँ काम करते करते मर गए, ठीक है। सुरजा को के झोपड़ी में सुरजा, उसकी माँ, पत्नी और उसका बेटा नरेना रहते थे, ठीक है। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया और सुरजा पैसे मांगने गिरजा बाबू के यहाँ जाता है, ठीक है। पर वहाँ पैसे देने से इनकार कर देते हैं। कौन इनकार कर देते हैं यहाँ पैसा देने से, तो गिरजा बाबू इनकार कर देते हैं। तब वो अपने ही गांव के एक मजदूर मंगरा को देखता है, जो शहर में मजदूरी करता था और वहाँ से बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। तो यहाँ पे वो सोचता है सुरजा कि मैं यहाँ पर दिन रात खटता हूँ गांव में, 2 पैसा भी नहीं मिल पाता है मुझे गिरजा बाबू के यहाँ, मगर वो मंगरा जो है, जो गांव से बाहर जाके काम कर रहा है शहर में, वो तो बहुत अच्छा से काम कर रहा है, अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहा है, अपनी माँ के लिए बहुत अच्छा चीज़ ले आ रहा है। तो सुरजा अपनी माँ से बात करता है कि माँ मैं भी बाहर चला जाऊँ काम करने। तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, तुम चल जाएगा तो इस बूढ़ी का सहारा कौन रहेगा, तुम्हारी माँ तो मर जाएगी ऐसे ही। मगर वो नहीं मानता है और लास्ट में वो कलकत्ता चला जाता है। तो इसकी माँ बहुत ही रोती है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा क्या मिलता है, गाँव के लोगों का मजदूरी के लिए शहरों की ओर पलायन की समस्या पर आधारित यह कहानी है, ठीक है। पांचवा, अजवायर भौजी के बनाइल चेंगा, मतलब निकम्मी जो स्त्री होती है या फिर भाभी के बिगड़े बच्चे, ठीक है। पहला मुख्य पात्र है लेखक स्वयं जो कहानी बता रहा है, फिर कहानीकार का भाई, कहानीकार की भाभी और उसका भतीजा भतीजा टोकना, ठीक है। इस कहानी में क्या होता है कि जो लेखक की भाई की पत्नी होती है, जो भाभी होती है, वो बहुत ही स्टाइल वगैरह मारने में ही अपना दिन बिताती है, और अपना उसके 11 बच्चे रहते हैं, सोच लीजिए
सॉरी 11 नहीं 10 बच्चे रहते हैं और वे कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उसकी माँ को कोई परवाह नहीं है। और वो खाने पीने के लिए भी उसके लिए टेंशन नहीं लेती है। और उनके बच्चे दिन भर धूप में आम तोड़ते हैं और अपनी माँ को ला के देते हैं और उनकी माँ मस्त चटकारा लेके खाती है। तो एक दिन गांव शहर से उसके देवर आते हैं और बोलते हैं क्या भाभी आपके तो बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो मैंने डांटा और मारा है, आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, पढ़ाइए, पढ़ाने में बहुत ही अच्छा भविष्य बनता है बच्चों का। तब उनकी भाभी का आँख खुल जाता है और वो लेखक को ही बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे बच्चों को एडमिशन करवा दीजिए स्कूल में। ठीक है। इसमें शिक्षा यही मिला है कि अपने से जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा के प्रति आपको रुझान बढ़ाना पड़ता है और उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है। छठा है दो पहला जॉनरा। अब दो पहला जॉनरा यहाँ पर होता है मकई। जॉनरा यहाँ पर क्या होता है मकई। ठीक है। मुख्य पात्र इसमें कौन था, किसना का बाप गरीब बांस कारीगर थे और उसकी किसना की माँ कन्हैया बाबू एक धनी व्यक्ति और डॉक्टर विनय। ठीक है। किसना का पुश्तैनी पेशा बांस का काम करना था, मतलब उसके जितने परदादा परदादा सब बांस का काम करते थे और वे टोकरी वगैरह सूप वगैरह बनाते थे बांस से। ठीक है। वह उसी से एक वक्त का खाना जुगाड़ करता था। वह बहुत ही गरीब था। और दूसरी ओर कन्हैया बाबू के ठाट बाट और उनके घर द्वार को देखते हुए लगता था कि वे बहुत ही अमीर हैं और वे गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ठीक है। इसी बीच क्या हो जाता है, कृष्णा बीमार पड़ जाता है और कृष्णा के बाप को कन्हैया बाबू सूप दौरे की फरमाइश होती है। मतलब कन्हैया बाबू कृष्णा को काम करने दे देते हैं कि अब हमको सूप अर्जेंटली चाहिए और यह काम एक दिन में करना होता है। तब कृष्णा की माँ जो होती है सावन भादों में जैसे गाढ़े व्रत के लिए रखे दो पहला मकई को जाके डॉक्टर विनय के पास भेज देती है और डॉक्टर विनय उसका इलाज कर देता है और कृष्णा ठीक हो जाता है। ठीक है। यही कहानी था। सातवां में है ओध दीदा, मतलब नम आँखें। क्या है इसमें, मुख्य पात्र चानों वाली और दूसरा है कहानीकार स्वयं जो जिनका नाम निर्मल है इस कहानी में, और रेशमी जो कि चानों वाली की बेटी है और बेटा है कोल्ह। ठीक है। और इसमें चौथा करेक्टर है निर्मल महतो जिसे चानों वाली दूध पिलाती है। ठीक है। अब आते हैं कहानी पे। तो एक चान्हो वाली का नाम, चान्हो वाली किससे पड़ा, तो चान्हो वाली का नाम वहाँ के गांव का नाम था चान्हो, तो वहाँ पे चान्हो अली नाम पड़ गया उनका। वो आपका एक बहुत ही अच्छी महिला थी और वो अपने बारे में कम दूसरों के बारे में बहुत सोचती थी। जब महतो घर के बच्चे बाहर से आते थे तो वे सभी बड़ों का पैर छूते थे मगर चान्हो वाली का पैर नहीं छूते थे। तो उनको बहुत ही बेइज्जती फील होती थी और बहुत ही दुख होता था। तो वो सोचती थी कि वे सभी को बड़े लोग को प्रणाम करते हैं पर मुझे क्यों नहीं करते हैं। तो इसी में निर्मल बाबू जो कि आपका यहाँ पर राइटर है उनका नज़र अपने चाहने वाली पे पड़ता है और वे सोचते हैं कि अब की बार मैं आऊँगा तो मैं चाहने वाले को ज़रूर पैर लगूँगा, पैर प्रणाम करूँगा। तो और जब आपका वो आते हैं बाहर से तब उनको पता चलता है कि चाहने वाली का देहांत हो गया है और वो जो निर्मल आपका कहानीकार है वो बहुत ही अंदर मन से दुखी होते हैं और वे सोचते हैं कि मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं कर पाया। और जब वो जला के आते हैं तब उनकी माँ निर्मल की माँ बोलती हैं कि वो मर गई, तुम्हारी असली माँ मर गई, जो तुमने तुमको दूध पिलाया था वो मर गई। तो इसमें कहानी में यही शिक्षा मिलता है कि अब कैसे एक छोटी जाति के स्त्री या लोगों को भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। अब आठवां है मलकी बहू। इसमें मुख्य पात्र है मलकी, उसका पति बिशुन और मलकी के पिता दयाल बाबू। ठीक है। इसमें क्या है, एक दहेज की प्रथा का कहानी है। ठीक है। मलकी जो कि एक लड़की रहती है और उनका पति का नाम विशुन रहता है और मलकी के पिता दयाल बाबू बोकारो में काम करते हैं और वे एक दिन एक्सचेंज ऑफिस में आपका बिशुन को देखते हैं और बिशुन को एक ही नज़र में बहुत पसंद आता है। और मलकी जो उनकी बेटी रहती है दयाल बाबू के, वे उस समय उनसे रिश्ता फिक्स कर देते हैं और बिशुन के साथ शादी कर देते हैं। तो शादी के टाइम दहेज में 40,000 रुपये मांगी गई थी और एक फटफटिया मोटरसाइकिल मांगी गई थी। मगर क्या हुआ कि वो कैश तो 40,000 दे देते हैं पर वो एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाते और बोलते हैं कि मैं 2-3 साल में दे देता हूँ। ठीक है। तो इसमें शादी बहुत ही कर्जा लेके किया जाता है तो वे उसको दे भी नहीं पाते हैं। इससे बिशुन जो होता है उसका पति वो बहुत ही गुस्साता है और अपनी पत्नी से मारपीट करता है और बोलता है कि मुझे गाड़ी दो या वरना गाड़ी का पैसा दे दो। और वो जाता है अपने
ससुराल वहाँ बोलता है लड़की के पिताजी से कि मुझे गाड़ी दीजिए, नहीं तो गाड़ी का पैसा दीजिए। और वो लोग बोलते हैं बेटा हम तो सामर्थ्य नहीं है कि अब नहीं दे पाएंगे। इससे वो नाराज़ होकर चला जाता है। वो सारा जुल्म अपनी पत्नी पे करता है, ठीक है। और उनकी पत्नी जो गर्भवती रहती है, मारपीट के कारण, खाना अच्छे से नहीं मिलने के कारण उनका गर्भपात हो जाता है। और उसकी जो लड़के की माँ, बिशुन की माँ, बहुत ही उसे बोलते हैं कि ये लड़की पे दोष है, इससे दूर रहना, अपने बेटे को बोल देते हैं। और उनका बेटा को रोहतास में किसी और लड़की के साथ शादी कर दिया जाता है। और उसी दिन से मलिकी का जीवन बहुत ही कष्टमय बीतने लगता है, ठीक है। इसी में शिक्षा यही मिली थी कि दहेज प्रथा बहुत ही गंदी चीज़ होती है, ठीक है। नौवां आपका कहानी है भीतर बाहर, ठीक है। भीतर बाहर होता अंदर बाहर। इसमें कहानी लेखक स्वयं लिखे हैं। और इसके दूसरा पात्र है सिराज और तीसरा है इबादत खां, सिराज के पिता। क्या होता है, यह कहानी लेखक के जीवन में एक सच्ची घटना पर आधारित है, ठीक है। यह सांप्रदायिकता पर लिखी गई एक कहानी है। इसमें सिराज नामक पठान नौजवान के इंसानी गुणों की सांप्रदायिक सौंदर्य की मिसाल के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है। सिराज एक लड़का रहता है जो कि एक मुस्लिम रहता है और उसके पिता रहते हैं इबादत खां। इबादत खां से उसके बच्चे को, जो सिराज है, उसको बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें सीखता है। और क्या होता है कि वो एक दिन वो गांव का बहुत ही अच्छा लड़का रहता है, सभी उसको गांव में बहुत मानते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि गांव में से बाहर एक फुटबॉल का मैच होता है। तो फुटबॉल जब वो खेल जाता है तो हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाता है, दंगा हो जाता है। तो जो आपका सिराज है वो बोलता है कि हम लोग तो फुटबॉल खेलेंगे ही आए हैं, तो खेलता। वो लोग फुटबॉल खेलना चालू हो जाते हैं। तो उनका जो सिराज का दोस्त रहता है रोहित, उसको पैर में चोट लग जाता है। तो सिराज रहता है अपना फुटबॉल टीम का कैप्टन। वो बोलता है कि अब कोई नहीं लेके जा रहा है तो मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा। और वो शहर में अपनी जान की परवाह किए बिना ऑटो को बुक करके अपने दोस्त रोहित को दिखाता है और उसके पैर का इलाज करवा के ले आता है। और इससे बहुत ही गांव में प्रसन्नता रहती है कि हाँ, सिराज जैसा कोई नहीं है। एक दिन क्या होता है, सिराज कुआं के पास पानी पी जाता है और वो कुएं में पैर फिसलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कुएं में वो गिरता है तो दूसरे समुदाय की जो बूढ़ी औरत दहाड़ मार कर रोने लगती है और कहती है कि अब गांव का सबसे अच्छा लड़का मर गया। और इस घटना से पूरे गांव में मातम फैल जाता है। तो इसमें कहानी यह है, कहानी का मेन शिक्षा देने का बात था कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा जो लड़ाई होती है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अंतिम कहानी हूब। हूब मतलब उत्साह, ठीक है। पहला इसमें कैरेक्टर है दामोदर, एक गरीब लड़का, ठीक है, जिसके 7 भाई में वो सबसे छोटा था। और दूसरा गुनेश्वर बाबू, जो जमींदार रहते हैं। क्या होता है, दामोदर पढ़ने लिखने में बहुत ही ध्यान देने वाला बच्चा रहता है। और अपने दिल में जो उसकी इच्छा होती है वो अपने काम पे वो बहुत अच्छा करता है। क्या होता था कि दामोदर के पिता भी आपका जमींदार गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करते हैं और वो भी काम करता है। तो एक दिन क्या होता है, गुनेश्वर बाबू से दामोदर को बुलाते हैं कि चलो मेरे खेत पे कुछ काम है, हल जोतना है, तो चलो। तो दामोदर बोलता है कि नहीं, मैं कॉलेज जाऊँगा। मगर गुनेश्वर बाबू अब बहुत ही उससे क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक छोटे जात का लड़का हो, मेरे से बात बहस करते हो, और जाति सूचक गालियाँ भी उसे देते हैं। तो दामोदर पर नहीं जाता है और चुपचाप से वो स्कूल चला जाता है, मतलब कॉलेज चला जाता है। और वो अपने पढ़ने लिखने पे बहुत ही ध्यान देता था। तो क्या होता है कि वो इतना अच्छे से पढ़ के दरोगा की नौकरी लेता है। और एक दिन क्या होता है, उसका पोस्टिंग धनबाद पे हो जाता है। तो एक बार की घटना होती है कि गुनेश्वर बाबू अपनी माँ के साथ तीर्थ यात्रा करके धनबाद स्टेशन पर आते हैं। और उसी समय उनकी माँ को एक बीमारी की वजह से अर्जेंटली ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि उनके पेट में दर्द उठ जाता है, ठीक है। तो उस वक्त तो आपका गुनेश्वर बाबू के पास एक भी पैसा नहीं था। तो क्या होता है कि आपका दामोदर जो होता है वो देख लेता है गुनेश्वर बाबू को, बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मम्मी का इलाज करवाऊंगा। और वो अपने पूरे खर्च पे इलाज कराता है। और जो गुनेश्वर बाबू होते हैं वो दामोदर उनको अपने घर भी ले जाके उनका अच्छे से खातिरदारी करता है। और इससे देख के, ये चीज़ देख के गुनेश्वर बाबू बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है
और इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तो ये आखिरी कहानी था। तो दोस्तों आपको बहुत कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर देख के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू।